दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। प्रतिफल के नियम पढ़ रहे थे या उत्पत्ति के नियम पढ़ रहे थे। इनके अंतर्गत हमने उत्पत्ति वृद्धि नियम का अध्ययन कर लिया था, उत्पत्ति समता नियम का अध्ययन कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने उत्पत्ति ह्रास नियम का अर्थ बताया, उसकी परिभाषाएं बताई, मान्यताएं बताई, शर्तें बताई, वो नियम क्यों क्रियाशील होता है, क्रियाशीलता के कारण बताए, और हमने बताया इस नियम का महत्व क्या है। और आज हम इस नियम की व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। क्या है इस नियम की व्याख्या, हम इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस नियम की व्याख्या। देखिए क्या है, इस नियम की व्याख्या 3 आर्थिक धारणाओं पर आधारित है। कौन सी 3 आर्थिक धारणाएं हैं? कह लेंगे कि पहला है कुल उत्पाद, दूसरा है औसत उत्पाद और तीसरा है सीमांत उत्पाद। इन 3 अवधारणाओं पर ये आधारित है। अब कुल उत्पादन क्या है? कुल उत्पादन वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील जो साधन होता है उसकी निश्चित इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होता है। इसको हमने तालिका के द्वारा आपको उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम में समझाया भी है, और अभी हम उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत भी इसको समझा देते हैं। अब कुल उत्पाद तो ये हो गया कि जो परिवर्तनशील इकाई होती है उसकी निश्चित इकाइयों से जो प्राप्त होता है उत्पादन, वो कहलाता है कुल उत्पाद। और सीमांत उत्पाद क्या है? सीमांत उत्पाद क्या है? देखिए, जब हम कोई भी, जैसे कि मान लीजिए पहली हमने इकाई लगाई, पहले हमारा इकाई लगाई तो उससे उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन हुआ 20, तो औसत भी 20 है और सीमांत भी 20 है। लेकिन जब हमने दूसरी इकाई लगाई, परिवर्तनशील इकाई लगाई श्रम की, मान लीजिए, तो उससे कुल उत्पादन तो हुआ 56, और ये कितना हो गया? क्योंकि अगर हम, ये हमारा औसत उत्पादन है, तो हम दूसरी इकाई से अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारा औसत उत्पादन निकलेगा। और अगर हम पिछली इकाई से इसको घटा देंगे, इस इकाई को हम इस इकाई से यदि घटा देंगे तो हमें मिलेगा सीमांत उत्पादन। देखिए, ये हमारा AP है और ये हमारा MP है। इसको हम अभी आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर हम आपको एक तालिका के द्वारा इसको अच्छे से समझा देंगे। अब हमने इसको 2 से भाग दिया तो ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी ये हमारा आ जाएगा 28। और ये कितना आएगा? हम 20 को 56 में से घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 36। तो अब ऐसे आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सीमांत उत्पादन को निकालेंगे और कैसे औसत उत्पादन को निकालेंगे। कुल उत्पादन यदि हमें मालूम है और कुल उत्पाद, अगर औसत उत्पादन मालूम है तो कैसे हम सीमांत उत्पादन निकालेंगे और कैसे कुल उत्पादन निकालेंगे। और यदि सीमांत उत्पादन मालूम है तो हम इन दोनों की गणना कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि अब कुल उत्पादन कैसे मिलता है। कुल उत्पादन वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधनों की निश्चित इकाइयों के प्रयोग से प्राप्त होता है। अब सीमांत उत्पाद वह उत्पादन है जो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होता है, यानी जो इसके बाद में जो इकाई हमने लगाई और इसके बदले हमें कितना मिला, हम इस उत्पादन को हम पिछले उत्पादन से हम घटा देंगे तो हमें MP यानी मार्जिनल प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। और औसत उत्पाद क्या है? औसत उत्पाद उत्पादन की वह मात्रा है जो कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की कुल इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी पे अच्छे से और समझ लीजिए कि नियम की व्याख्या हम कैसे करेंगे। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है प्रथम अवस्था, एक होती है द्वितीय अवस्था और एक होती है तृतीय अवस्था। तो आइए हम इन अवस्थाओं के बारे में भी आपको बता देते हैं। इनमें 3 तरीके की अवस्थाएं लागू होती हैं। प्रथम अवस्था में क्या होता है? जब प्रारंभ में परिवर्तनशील साधन या अर्थात श्रम या पूंजी इकाइयों में वृद्धि होती है तो जो साधन स्थिर होते हैं उनका जो और अधिक अच्छा प्रयोग होने लगता है। जब अच्छा प्रयोग होने लगता है तो सीमांत उत्पादन जो होता है इसमें वृद्धि बहुत तेजी से होने लगती है। इस कारण क्या होता है? कुल उत्पादन में वृद्धि, कुल उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। सीमांत उत्पादन में वृद्धि होगी तो कुल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। होने क्या होता है? इसमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन तीनों में ही वृद्धि होती है। उत्पादन की अवस्था
कहा जाता है। जब जो प्रथम अवस्था होती है इस नियम में, उत्पत्ति ह्रास नियम में, यानी 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था होती है, इस अवस्था में तीनों ही बढ़ते हैं, कुल उत्पादन भी बढ़ता है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है। इस प्रकार इसको बढ़ते हुए उत्पादन का नियम भी कहते हैं, यानी इसको बढ़ते उत्पादन की अवस्था भी कहते हैं, अवस्था कहते हैं। इस नियम में 3 अवस्थाएं लागू होती हैं। द्वितीय अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में सीमांत उत्पादन जो होता है वो गिरने लगता है। जब सीमांत में क्या होता है? सीमांत उत्पादन गिरने लगता है, अतः कुल उत्पादन की भी वृद्धि घटती हुई दर से होती है। ये इसकी दूसरी अवस्था होती है उत्पत्ति ह्रास नियम की। फिर आ जाती है तृतीय अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? सीमांत उत्पादन जो भी होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों ही मतलब गिरने लगते हैं। और सीमांत उत्पादन कैसा हो जाता है? वो ऋणात्मक हो जाता है। और इस अवस्था को घटते हुए उत्पादन की अवस्था भी कहते हैं। इसको कहते हैं, प्रथम अवस्था को कहते हैं बढ़ते हुए उत्पादन की अवस्था, और तृतीय अवस्था को कहते हैं घटते हुए उत्पादन की अवस्था। इसको हम एक सारणी के द्वारा भी आपको समझा देते हैं। हाँ, कैसी होती है? पहली है प्रथम अवस्था। कैसी है? प्रथम अवस्था में क्या होता है? साधन के बढ़ते प्रतिफल, इसको कहते हैं प्रथम अवस्था को। इसमें क्या होता है? मूल बिंदु से आरंभ होती है क्या? टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन, और ये है मार्जिनल प्रोडक्शन। और ये टीपी मूल बिंदु से उन्नतोदर होती है। उन्नतोदर का मतलब क्या होता है? यूं करके जो चलती है जो, वो उन्नतोदर कहलाती है, यूं करके। इस प्रकार से ये मूल बिंदु होता है। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी, इसको अच्छी तरीके से आपको तालिया के द्वारा, इसको ग्राफ के द्वारा समझाऊंगी। लेकिन पहले आप इसकी ये जो आपकी अवस्थाएं हैं इनको आप समझ लीजिए। अब इसमें क्या होता है? मूल बिंदु से आरंभ होता है, बढ़ती दर से ये टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। और टीपी जो है वो मूल बिंदु से उन्नतोदर होती है, समझ रहे ना? यानी ये उन्नतोदर होती है, और जो नतोदर होती है वो यूं करके होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये अभी उन्नतोदर है ये, क्योंकि ये प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था साधन के घटते प्रतिफल। इसमें क्या होता है? टीपी में क्या परिवर्तन आता है? उच्चतम बिंदु तक ये घटते दर से वृद्धि होती है। और टीपी जो होता है वो मूल बिंदु से अवनतोदर हो जाता है। अवनतोदर मतलब यूं करके ऐसे हो जाता है, कॉनकेव होने लगता है धीरे धीरे। अब और ये आपका एमपी कैसा होता है? शून्य तक गिरती जाती है, यानी शून्य तक गिरेगा। ये जो आपका एमपी है मार्जिनल प्रोडक्शन, वो शून्य तक जाएगा। और जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य होता है, उत्पादनकर्ता को वहीं अपना उत्पादन रोक देना चाहिए, नहीं तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। अब तृतीय अवस्था क्या है? ये ऋणात्मक प्रतिफल है साधन के, निरंतर गिरावट किंतु धनात्मक टोटल प्रोडक्शन में, और मार्जिनल प्रोडक्शन में ऋणात्मक ये हो जाता है। तो आप इसको उतार लीजिए। 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था कैसी होती है? साधन के बढ़ते प्रतिफल। तब टोटल प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल बिंदु से आरंभ, बढ़ती दर से आरंभ होता है और वृद्धि होती है इसमें। और टीपी जो होता है मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। फिर होता है द्वितीय अवस्था, साधन के घटते प्रतिफल। उच्चतम बिंदु पर टीपी क्या होता है? ये घटती दर से बढ़ता है, और टीपी मूल बिंदु से अवनतोदर होने लगता है। जैसे बताया आपको, ये गिरने लगता है धीरे धीरे। और एमपी पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये शून्य तक गिरती चली जाती है, यानी शून्य हो जाता है। जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन, वहीं पर उत्पादनकर्ता को अपना उत्पादन रोक देना चाहिए, नहीं तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। तृतीय अवस्था में क्या होता है? साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। टोटल प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? निरंतर गिरावट होती है किंतु धनात्मक होती है। और मार्जिनल प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये ऋणात्मक हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा और तालिका के द्वारा अभी आपको समझाए दे रहे हैं। ये हमको ये टोटल उत्पादन मिल गया है। ये हमारी परिवर्तनशील श्रम की इकाइयां हैं, जिसको हमने लेबर यानी एल से प्रदर्शित किया है। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन। एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन यानी औसत उत्पादन। एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन। तो अब हमने टीपी उत्पादन टोटल लिख लिया है। शुरू में हम दोनों में ही 20-20 ही रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एपी को कैसे ज्ञात करेंगे? 2 से हम भाग देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? जब हम 56 को 2 से भाग देंगे तो 28 आएगा, ठीक है। और जब हम 3 से 96 को भाग देंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6 यानी 32 आ जाएंगे। 4 को जब हम इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 12, फिर 32 आ जाएगा। 4 दूनी 8, फिर हम 5 से भाग देंगे तो ये 30 आ जाएगा। हमारा एपी निकल के आ रहा है ना।
फिर हम 6 से इसको भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 बचते हैं यहाँ पे, तो 6 अट्ठे 48, यानी यहाँ पर 28 हो जाएंगे। फिर हम 7 से इसको भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, तो ये 24 हो जाएंगे। हम 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 20, 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम एमपी को कैसे याद करेंगे? 20, शुरू में तो दोनों 20-20 रहेंगे क्योंकि शुरुआत तो 20-20 से ही होगी किसी भी उत्पादन की। 20-20 से मतलब मेरा कि तीनों में ही एक ही इकाई रहेगी, चाहे यहाँ पर 20 हो, चाहे यहाँ पे 100 हो, चाहे यहाँ पे 50 हो, चाहे यहाँ पे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 5000 हो, या कोई भी यहाँ पे हम जो भी हम आंकड़े लेंगे, जो भी हम अंक लेंगे वो सेम रहेंगे। अब हम इसको घटा देते हैं। अब 56 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। अब 96 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है, अब 128 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। अब 150 में से 128 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। अब 168 में से 150 जाएगा तो 18 बचेगा। 168 में से 168 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर ये माइनस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 168 है और ये 160 है, तो यहाँ पर 168 में से हम 160 को हटाएंगे तो माइनस का हमारा 8 बचेगा। अब जो अवस्थाएं हैं देखिए वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ये है प्रथम अवस्था, और ये है आपकी द्वितीय अवस्था। ये आपकी द्वितीय अवस्था है। ठीक है ना, ये द्वितीय अवस्था है और ये आपकी तृतीय अवस्था है। इस प्रकार से हमने इसको देखा कि ये कौन कौन सी, ये प्रथम अवस्था यानी बढ़ते उत्पादन का है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि उत्पादन का बढ़ रहा है उत्पादन, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर द्वितीय अवस्था है तो यहाँ पर स्थिर हो रहा है। अगर यहाँ पर ये 0 आ गया, जहाँ पर सीमांत उत्पादन 0 है वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम, यहाँ पर सीमांत उत्पादन 0 होगा वहां पर कुल उत्पादन अधिकतम होगा। यहाँ तक उत्पादनकर्ता फायदे में है, लेकिन फिर भी अपना उत्पादन चालू रखता है तो वो घाटे में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। उसकी जो भी अवस्था है वो कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। इस प्रकार ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है और ये ऋणात्मक की प्रतिफल की अवस्था है। इस प्रकार से हमने ये तीनों ही इसमें पढ़ ली। आइए अब हम इसको चित्र के द्वारा भी आपको, यानी ग्राफ के द्वारा भी आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा जो टीपी है, शुरू में हमारे उत्पादन की इकाइयाँ, उत्पादन है ये हमारा, और ये हमारी परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ हैं यानी श्रम है। जब OA श्रम बढ़ाया जा रहा है तब हमारा जो टीपी है वो कैसा है? बढ़ते हुए क्रम में है, यानी प्रथम अवस्था में है। और हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो भी देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये देखिए K बिंदु तक, और ये हमारा औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। जब मात्रा श्रम की मात्रा बढ़ाई गई है OA है, उस समय ये यहाँ पर सबसे उन्नतोदर है। ये टीपी जो है हमारा ये कैसा है? ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। यहाँ से ये मोड़ का बिंदु शुरू हो गया, यानी यहाँ से क्या हो गया? ये थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो गया, हमारा सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो गया, और ये प्रथम अवस्था यहाँ तक समाप्त हो गई। यहाँ से यस जो F बिंदु पर है वो प्रथम अवस्था है, और यस बिंदु से हमारी T बिंदु के बीच में द्वितीय अवस्था चल गई, और यहाँ पर ये AP MP को यहाँ पर काट रहा है, एक दूसरे को दोनों काट रहे हैं। यहाँ से ये गिरना शुरू हो जाता है B बिंदु, जब OB की मात्रा, श्रम की OB की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से ये अपने उच्चतम सीमा पर है कुल उत्पादन। यहाँ पर ये ऋणात्मक सीमा उत्पादन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये पहले 0 हुआ और फिर ये ऋणात्मक हो गया। इस प्रकार से ये तीनों ही जो रेखाएं हैं, यानी टोटल उत्पादन, औसत उत्पादन और मार्जिनल उत्पादन, ये तीनों को ही इस ग्राफ के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। यह है यहाँ पर तो ये बढ़ती हुई गति से बढ़ रहा है, और फिर टीपी बिंदु जो है, जिसके कारण टीपी बिंदु जो है वो F पर जो कैसा है? एक्स अक्ष के प्रति, जो एक्स अक्ष है इसके प्रति ये उन्नतोदर है। और फिर इसके बाद ये क्या हो गया? इसके बाद ये, इसको F बिंदु है, इसको मोड़ बिंदु भी कहते हैं, और यहाँ से ये उत्पादन जो है कुल उत्पादन ये घटती दर से बढ़ रहा है। देखिए इस बिंदु तक ये बढ़ा है,
और फिर इसके बाद घटती दर से बढ़ रहा है और यहाँ पर ये उच्चतम है, यानी कुल उत्पादन सबसे अधिकतम है और यहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य है और औसत उत्पादन हमारा ये भी कम हो रहा है। धीरे धीरे ये कैसी अवस्था को प्राप्त करता है, यानी जब एक बिंदु के बाद यदि हम फिर भी इसको इकाई को बढ़ा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा और कुल उत्पादन घटने लगेगा, जो कि इस कर्व के द्वारा हमने इसको दिखाया है, शो किया है। तो इसके साथ में ही हमारा ये टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो गया, यानी प्रतिफल के नियम, उत्पत्ति के नियम क्या हैं वो हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिए और हमें उम्मीद है लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए अच्छी तरीके से कि ये के बिंदु पर कहाँ से मोड़ कर रहा है सीमांत उत्पादन, आर बिंदु से एपी जा रहा है, कहाँ काट रहा है, आर बिंदु पर सीमांत उत्पादन को काट रहा है एपी, और हमारा टीपी क्या है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। यानी टी बिंदु पर ये अधिकतम हो गया है कुल उत्पादन और यहाँ पर शून्य हो गया है सीमांत उत्पादन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और आप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझसे कैसे मिलेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।